बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने अपना जुडिशल रिव्यू का एक हिस्सा पढ़ा था जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का टॉपिक है। आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं। जुडिशल रिव्यू के मोड्स तक पहुंचे थे, आज हम उसके मोड से शुरू करते हैं। जुडिशल रिव्यू के मोड्स दो हैं, एक है पब्लिक लॉ रिव्यू और दूसरा है प्राइवेट लॉ रिव्यू। पब्लिक लॉ रिव्यू का जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि वो प्राइवेट राइट्स की जो प्रोडक्शन है वो तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट मशीनरी है इनके कंट्रोल को भी इनको भी कंट्रोल करता है। पाकिस्तान का आइन 1973 का जो आर्टिकल है 199 और 184 सब सेक्शन 3 जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो पब्लिक लॉ रिव्यू के बारे में रिट इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट कुछ पब्लिक लॉ रिव्यू के बारे में रिट इशू करता है वो कि दर्ज हैं, जिसे हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिटेशंस, सरसरार और कोवरेंटो, इन नाम की रिटें हाई कोर्ट शो कर सकता है। रिट इशू करना हाई कोर्ट की मैंडेटरी जिम्मेदारी है, लाजमी जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट इनकार कर देता है रिट इशू करने में। वो कौन सी वजूहात हैं? सबसे पहली और जो मकबूल वजह है वो अनरीजनेबल डिले है, यानी हाई कोर्ट के अंदर जब रिट दायर की गई तो एक काफ़ी टाइम गुजर गया, एक बहुत अरसे बाद वो रिट इशू की गई दायर की गई, तो हाई कोर्ट इनकार कर देता है रिट इशू करने में। नंबर 2 जो इसका पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला हो चुका है और उस फैसले का मिलता जुलता केस जो आप दायर कर रहे हैं वो है, तो हाई कोर्ट कह देगा कि ये रस्ट जुडिकेटा में आता है, इसलिए इसके बारे में रिट इशू नहीं की जा सकती। नंबर 3 जो है वो हाई कोर्ट किसी भी मकाम पर अगर आपके पास कोई दूसरा वे है अपनी जो नुकसान है उसके अजाला के लिए, उसके रिड्रेस के लिए, तो हाई कोर्ट रिट इशू नहीं करेगा। रिट हमेशा जो है किसी भी उस बंदे के खिलाफ इशू की जाती है जो वर्क करता हो प्रोविजनल, फेडरल या लोकल अथॉरिटीज़ के अंदर। अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग ड्यूटी अंडर गवर्नमेंट अंडर फेडरल, प्रोविजनल और लोकल अथॉरिटी। और प्राइवेट बंदे के अगेंस्ट कभी भी रिट इशू नहीं की जा सकती। इसके बाद हम बात करते हैं कि मोड्स ऑफ पब्लिक लॉ रिव्यू, इसके कितने मोड्स हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये 5 किस्म की रिटें होती हैं जो हाई कोर्ट इशू करता है, जिनके बारे में मैं अपना एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और इन रिट्स के नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ कि रिट्स के नाम क्या है। नंबर 1 पे जो आ जाती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आ जाती है। नंबर 2 पर रिट ऑफ मैंडामस, नंबर 3 पर प्रोहिबिटेशन रिट, नंबर 4 पर रिट ऑफ कोवरेंटो, नंबर 5 पर रिट ऑफ सरसरार। ये 5 किस्म की रिटें जो हाई कोर्ट इशू कर सकता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्राइवेट लॉ रिव्यू क्या होता है। प्राइवेट लॉ रिव्यू जो है ये ऑलवेज रेफर टू ऑर्डिनरी कोर्ट्स होता है। ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लैंड जो आपके इलाके के ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, प्राइवेट राइट्स उनमें ही डील होगा। अब प्राइवेट लॉ रिव्यू में क्या आता है, आपके प्राइवेट लॉ में इंजक्शन आ जाता है, प्राइवेट लॉ में डिक्लेरेशन आ जाता है, प्राइवेट सूट फॉर डैमेजेस आ जाता है। इंजक्शन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन है 52 से 57 ये इंजक्शन को डील करता है, जिसे हम आम ज़बान में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। इंजक्शन होता क्या है? ये एक जुडिशल रेमेडी है। जब कोई शख्स आपके लीगल राइट्स के ऊपर मुदाखलत करने की कोशिश करता है या आपको धमकी देता है, तो इंजक्शन जो है हम उसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर ले जाते हैं। यह है इंजक्शन। इंजक्शन की 3 अक़साम हैं। सबसे पहली जो अक़साम है वो टेम्परेरी इंजक्शन, जिसके हम कहते हैं आर्जी हुक्म इम्तनाही। आर्जी हुक्म इम्तनाही जो है इसको सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का 52 और 53 डील करता है। इसमें क्या है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका ऑर्डर 39 कहता है कि आर्जी हुक्म इम्तनाही केस में किसी भी मुकाम पे लिया जा सकता है। अब आर्जी हुक्म इम्तनाही लेते हुए कोर्ट किन बातों को मद्देनज़र रखता है वो 3 दर्ज झैल हैं।
सबसे पहले कोर्ट देखता है ये प्राइमा फेसी केस हो, प्राइमा फेसी केस हो यानी कि नज़र डालने से पता चल जाए कि इसके ऊपर केस बनता है। नंबर 2 इसमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस हो। नंबर 3 इसमें ये हो कि अगर इस बंदे को इंजेक्शन स्टे ना दिया गया हो तो इसको नाकाबिले काफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। तो कोर्ट इन तीनों चीज़ों पर अगर देखेगी पूरा उतरता है केस तो उसको स्टे दे देगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैंडेटरी आ जाता है इंजेक्शन। मैंडेटरी इंजेक्शन क्या होता है, हमारा कोर्ट देखती है कि एक बंदा किसी भी ऑब्लिगेशन को ब्रीच कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट इंजेक्शन लगा देगी कि ये बंदा इस ऑब्लिगेशन को ब्रीच ना करे, इसको तोड़े ना, और साथ साथ उस पर एक जिम्मेदारी ऐड कर देगी कि इसने जिस तरह ये चीज़ पहली हालत में मौजूद थी उस हालत में लेकर आए। ये है मैंडेटरी, लाजमी देती है कोर्ट, कहती है इसके ऊपर लाजमी इंजेक्शन है, ये बंदा काम ना करे और जिस तरह ये चीज़ ऑलरेडी पहली हालत में थी वैसे आती है। अब है परपेचुअल इंजेक्शन। परपेचुअल इंजेक्शन ये है, एक बंदा कोर्ट में जाता है और कहता है कि मुझे फ़लाँ शख्स से नुकसान का ख़तरा है, मुझे उस बारे में एक परमानेंट इंजेक्शन, परमानेंट स्टे ऑर्डर दे दें, तो इसे हम कहते हैं परपेचुअल इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन की तीनों टाइप्स हम पढ़ ली। जो हमारे पास टेम्प्रेरी इंजेक्शन होता है, इसको सेक्शन जो है 52 और 53 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिस्कस करता है। और जो हमारे पास इंजेक्शन है, हमारे पास परपेचुअल इंजेक्शन है, इसको सेक्शन 53 और जो मैंडेटरी इंजेक्शन है इसको सेक्शन 55 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील करता है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ सूट। डिक्लेरेशन का सूट ये तब होता है जब दो पार्टीज के दरमियान अपने राइट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों अब अपने राइट्स के बारे में झगड़ लड़ पड़े तो इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सूट। वो इसके लिए फिर कोर्ट में जाती हैं। यानी कि एक बंदा अपने लीगल कैरेक्टर के बारे में कह रहा होता है ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है उसे डिनाई कर रही हो तो उस सूरत में हम डिक्लेरेशन ऑफ सूट के लिए जाते हैं, ऐलान करवाएं, इसके लिए डिक्लेयर कर दें जी। इसको कहते हैं सूट फॉर इस्तकरारिया भी कहते हैं, दावा इस्तकरारिया भी कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो सूट है ये लोकल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होता है जब लोकल अथॉरिटी आपके लीगल कैरेक्टर के ऊपर दस्तंदाजी करने की कोशिश करती हैं। सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेज के बारे में डिस्कस करने पहले हम समझते हैं कि हमें पता है डैमेज होता है नुकसान और डैमेजेस नुकसान का अजाला। हम केस कर रहे हैं हमारा जो नुकसान है उसके बारे में, तो कानून ये कहता है कि अगर कोई शख्स लोकल अथॉरिटी, किसी शख्स को लोकल अथॉरिटी के किसी बंदे की वजह से नुकसान पहुंचता है या किसी पब्लिक कॉरपोरेशन के अंदर काम करने वाले बंदे की वजह से पहुंचता है तो वो कॉरपोरेशन उसकी जिम्मेदार होगी। ये इसी तरह है कि एक नौकर का जो नौकर गलत काम करता है तो उस गलत काम के जिम्मेदार उसका मालिक होता है। ये उसी को मद्देनजर रखते हुए सूट फॉर डैमेजेस का रूल बनाया जाए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कि जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेशन क्या है। अब देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम अपनी हदूद के अंदर, अपने तरीक़ाकार के अंदर ही कर रही है, अपने जुरिडिक्शन के अंदर ही कर रही है, तो इन हालात में जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नंबर 2 हम ये कह सकते हैं कि जो लोअर कोर्ट है उसने एक्सप्लेनेशन जो है एक मकबूल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करती है तो उस सूरत में भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नंबर 3 अगर आपके पास सफिशेंट एविडेंस हो तब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब एविडेंस में थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है कि जब तक फाइनल डिसीजन नहीं था तब तक कुछ सबूत नहीं पेश किया गया तो जब जुडिशियल रिव्यू कर लें, या जो एविडेंस दिए गए हैं वो किसी भी कोर्ट में काबिल कबूल नहीं है तब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नंबर 3 ये है जो आप ये सबूत पेश किए गए हैं वो गलत सबूत पेश किए गए। इन तीनों पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एविडेंस में जुडिशियल रिव्यू दोबारा हो सकता है। ये आज का हमारा टॉपिक था जो मैंने काफ़ी हद तक आपको आसान और प्रॉपर अंदाज में समझा दिया है। कल हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।